एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल का जो मेन सोर्स है दैट इज बॉक्साइट ओर। और मतलब जो है और हम उनको बोलते हैं जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो एल्यूमिनियम का जो चीफ ओर है वो है बॉक्साइट ओर। ठीक है, बॉक्साइट ओर का फार्मूला है Al2O3.2H2। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस बॉक्साइट ओर का लीचिंग करते हैं। लीचिंग का मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज थ्रू केमिकल रिएजेंट, थ्रू केमिकल रिएजेंट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो इम्प्योरिटीज होती है बॉक्साइट में उसको हटा लेते हैं और उसके बाद इम्प्योरिटी हटाने के बाद हमें मिल जाता है Al2O3 एल्यूमिना। एल्यूमिना का हम करवा देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस इन मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट मतलब फ्यूज्ड स्टेट। तो इसे पिघला के जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तो होगा ये कि दो तरह के आयन होंगे उसमें। कौन कौन से? Al+3 और O-2। एल्यूमिना में दो तरह के आयन्स हुए। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइज किसकी प्रेजेंस में करते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। ठीक है, Na3Al(F6). ठीक है, और साथ में हम डाल देते हैं CaF2। इनकी प्रेजेंस में हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, तो जो आयन पड़े हुए हैं Al+3, ये Al+3 आयन भागेंगे कैथोड प्लेट की तरफ। कैथोड प्लेट मतलब जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है उसको कैथोड प्लेट बोलते हैं। तो नेगेटिव प्लेट पर पहुंचकर Al+3 3 इलेक्ट्रॉन लेकर कौन सा मेटल बन जाएगा? एल्यूमिनियम मेटल। तो इस तरीके से हम एल्यूमिना से एल्यूमिनियम को लेते हैं। एल्यूमिनियम की अगर ड्राई एयर से रिएक्शन करवाई जाए तो देयर इज नो रिएक्शन विद ड्राई एयर। अगर हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन मॉइस्ट एयर से करवा दें तो मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में ये बना देता है Al2O3। और Al2O3 जो है दिस इज प्रोटेक्टिव लेयर। अब प्रोटेक्टिव लेयर का काम क्या है कि मान लो जैसे एल्यूमिनियम के आसपास ये एक लेयर बन गई प्रोटेक्टिव लेयर। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर एक कोटिंग का काम करेगी और ये क्या करेगी, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा अगर यहां लेयर बन गई है Al2O3। तो एल्यूमिनियम के बर्तन काफी टाइम तक चमकदार बने रहते हैं। उसका कारण ये होता है कि एल्यूमिनियम की जो ऊपर वाली सरफेस है वो तुरंत एयर से रिएक्ट करके Al2O3 की प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है और वो लेयर इस कवर को, इस मेटल को जो है कवर करके रखेगी और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो कोरोजन रोकने का तरीका है कि ये नेचुरल एक तरह से लेयर बन रही है, नेचुरल एक तरह से प्रोटेक्शन बोल सकते हैं हम इसको। एल्यूमिनियम को अगर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो इट विल फॉर्म ए ऑक्साइड Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं इसे। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, उसका कारण यह है कि जैसे सपोज कीजिए कि एल्यूमिनियम में हम एल्यूमिनियम कौन सा आयन फॉर्म करता है इजीली? Al+3 और ऑक्साइड होता है O-2। दोनों को मिला के मैं फार्मूला कौन सा बना सकता हूँ? Al2O3। अच्छा, डेल्टा H इसका होता है नेगेटिव। ठीक है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इस रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक, अगर एल्यूमिनियम की एयर से रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो एयर में दो चीजें बनाता है Al2O3 और Al(N). ऑक्सीजन के साथ तो Al2O3 और नाइट्रोजन गैस के साथ Al(N). इसको नाइट्राइड बोलेंगे अपन। Al(N) का मतलब नाइट्राइड। अब नाइट्राइड की खासियत क्या होती है कि नाइट्राइड कैन रिएक्ट विद वाटर। वाटर से रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो होगा क्या कि Al+3 और नाइट्राइड आयन N-3, हाइड्रोलाइसिस होगा H+OH- से। OH- अटैक करेगा इस पे, H+ अटैक करेगा इस पे, तो ये बना देगा LOH3 और ये बना देगा अमोनिया गैस। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस इस तरीके से पॉसिबल हो जाएगा कि एल्यूमिनियम की अगर क्लोरीन से रिएक्शन करवाई जाए तो ये बनाता है AlCl3। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एल्यूमिनियम फॉर्म Al+3 आयन एंड Cl- फॉर्म्स Cl2 फॉर्म Cl- आयन। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाता है ये AlCl3। ठीक, एल्यूमिनियम को अगर कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी से रिएक्शन करवाई जाए तो सिंस एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल का मतलब होता है इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, बोथ एसिड एंड बेस। तो होगा ये कि NaOH के साथ रिएक्शन करके बना देता है
सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फार्मूला होता है एल्यूमिनेट इज दिस कंपाउंड, या फिर मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ और AlOH माइनस कॉम्प्लेक्स, इसी को मेटा एल्यूमिनेट भी बोल सकते हैं सोडियम के साथ अगर ये कंबाइन होता है। हाइड्रोजन गैस साथ में रिलीज हो जाती है, ठीक है। एल्यूमिनियम मेटल कैन ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड, यहाँ बेस से रिएक्शन कर रहा है, यहाँ एसिड से रिएक्शन करेगा। तो एसिड के साथ ही क्या बनाता है AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट कौन सा देगा SO4-2 आयन, और SO4-2 आयन और Al+3 अगर कंबाइन होगा तो ये अटैक करके क्या बना देगा Al2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो है वो क्या करता है ऑलमोस्ट सभी मेटल को डिसोल्व कर लेता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी मेटल को, लेकिन वहाँ एक्सेप्शन आता है कि इट कैन नॉट डिसोल्व एल्यूमिनियम मेटल। उसका कारण यह है कि देयर इज नो रिएक्शन विद HNO3 एंड द रीजन इज दैट कि ड्यू टू प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2-3। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में कौन कौन से मेटल नहीं घुलते हैं, सिल्वर नहीं घुलता है, गोल्ड नहीं घुलता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ गोल्ड प्लेटिनम नहीं घुलता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है मेटल अपनी प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से, ये तो नोबल मेटल्स हैं जो कि बहुत कम रिएक्टिव है, गोल्ड और प्लेटिनम। लेकिन अगर मैं एल्यूमिनियम के बारे में बात करूँ तो एल्यूमिनियम इज ए रिएक्टिव मेटल, बट इसका नहीं घुलना किस वजह से है, बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2-3, ठीक है। मेटलर्जी में अपने पास 3 प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, ठीक, थर्माइट प्रोसेस। एक्चुअली ये क्या होता है, दिस प्रोसेस इज रिडक्शन ऑफ मेटल और रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय एल्यूमिनियम मेटल। तो एल्यूमिनियम मेटल का एक इम्पोर्टेंट यूज ये भी है कि मेटलर्जी में अगर मान लो हमारे पास ऑक्साइड है Mn3O4 या फिर Cr2O3 या फिर Fe2O3, तो सिंस एल्यूमिनियम इज अ मोर रिएक्टिव मेटल इट कैन डिस्प्लेस दिस ऑक्सीजन फ्रॉम दिस ऑक्साइड, यानी Mn को अलग कर देगा, ठीक है, यहाँ से क्रोमियम को अलग कर देगा और आयरन को अलग कर देगा, और ये क्या करेगा खुद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन क्या बना लेगा Al2O3। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। और इसको ये भी बोल सकते हैं कि इट इज रिडक्शन बाय द मेटल, ठीक है। तो अगर ऑक्साइड है हमारे पास और वो कम रिएक्टिव मेटल है एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है यहाँ से और खुद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस सूटेबल है मैंगनीज के लिए, क्रोमियम के लिए और आयरन के लिए। वैसे आयरन के लिए ये इंडस्ट्रियल मेथड नहीं है, कारण ये है कि अगर हम आयरन ले रहे हैं और एल्यूमिनियम को कंज्यूम करवा रहे हैं तो एल्यूमिनियम इज ए मोर प्रीशियस मेटल, ठीक है। तो ये सिर्फ जो है ओनली फॉर वेल्डिंग पर्पज यूज किया जाता है, ओनली फॉर वेल्डिंग, ठीक। यानी कि ये मेथड जो है आयरन का इंडस्ट्रियल मेथड नहीं है एक्सट्रैक्शन का। उसका कारण आयरन सस्ता है, एल्यूमिनियम महंगा है, तो महंगे मेटल को कंज्यूम करवा के हम सस्ता मेटल लेना जो है वो कतई इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो दिस मेथड इज यूज ओनली फॉर वेल्डिंग। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम में सबसे पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला है Al2O3 और इसका जो मेजर सोर्स है नेचर में वो है बॉक्साइड ओर, ठीक है। बॉक्साइड ओर का फार्मूला है Al2O3.2H2O। एक और सोर्स है इसका कोरंडम। कोरंडम इज बेसिकली Al2O3 and it is found in 2 forms. One is alpha corundum, one is gamma corundum. Alpha corundum has a very high melting point, 2000 degrees centigrade. That's why it is used as a refractory material. रिफ्रैक्टरी मटेरियल हम किसको बोलते हैं कि जो फर्नेस होती है उसमें हम एक कोटिंग कर देते हैं मटेरियल की ताकि ये पिघले ना। तो यहाँ पे कोटिंग या रिफ्रैक्टिव मटेरियल ऐसा लगाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, जो कि इस भट्टी को पिघलने से बचाए। तो वो हम यूज़ करते हैं अल्फा Al2O3 यानी कोरंडम, ठीक है। Al2O3 बनाने का जो सोर्स है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट को गर्म कर दें तो SO3 गैस बाहर निकल जाएगी और Al2O3 बन जाएगा। अगर हम AlOH3 को गर्म कर दें, ठीक है,
तो हाइड्रोक्साइड की टेंडेंसी होती है कि ये वाटर को निकालता है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाटर को निकाल के किस फॉर्म में बदल जाएगा, Al2O3 में, एंड Al2O3 ऑक्साइड इज एम्फोथेरिक इन नेचर। एम्फोथेरिक यानी एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है। तो अगर मैं Al2O3 ऑक्साइड को HCl से रिएक्शन करा दूं एसिड से, तो ये बना देता है AlCl3। रिएक्शन आसान है, Al+3 विल कंबाइन विद Cl माइनस आयन और दोनों मिलकर क्या बना देंगे, AlCl3। Al2O3 को अगर NaOH में डिसोल्व कराए तो NaOH में डिसोल्व हो जाता है और ये बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये रिएक्शन ये है कि ये एक तरह से एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड की तरह काम करेगा और एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है। आगे हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला है AlCl3, ठीक है। इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो अगर हम इसको ऐसे ही रख दें तो ये तुरंत वाटर के साथ कंबाइन करके किस फॉर्म में आ जाता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में, ठीक। तो AlCl3.6H2 इसका फार्मूला होगा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इस फॉर्म में आ जाता है। इसे बनाने का मेथड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl से करा दे तो Cl माइनस अटैक कर लेगा एल्यूमिनियम पर और बना देगा AlCl3। अगर हम Al2O3 की रिएक्शन कार्बन और क्लोरीन से करवा दें तो क्लोरीन कंबाइन होकर बना देगा AlCl3, ठीक है ना। ये एक तरह से इसको Al2O3 से हम यहाँ पे मान लीजिए कि ये ड्राई करने का इस मेथड को हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मुझे सपोज कीजिए मेरे पास है AlCl3.6H2, अब अगर मैं इसे सिंपल गर्म करूं, ठीक है, तो गर्म करने पे ये हाइड्रोलाइसिस शो करने लग जाता है और हाइड्रोलाइसिस शो करेगा तो ये बना देता है Al2O3 प्लस साथ में बना देता है HCl। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि हाइड्रोलाइसिस ना हो तो हम एक काम करते हैं कि AlCl3.6H2 को क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में गर्म करते हैं। उससे क्या होता है कि AlCl3 मिल जाएगा मुझे और वाटर यहां से बाहर निकल जाएगा। तो इस पॉइंट का मतलब समझिए, ये पॉइंट का मतलब ये है कि जो हाइड्रेटेड फॉर्म है AlCl3 की .6H2, तो मोस्टली ऐसा होता है कि गर्म करने पर वाटर निकल जाता है वेपोराइज होके और सॉल्ट बच जाता है। लेकिन अगर मैं इस सॉल्ट को गर्म करूंगा तो इससे मुझे AlCl3 नहीं मिलेगा। उसका कारण यह है कि ये सॉल्ट पानी में गर्म करने पे हाइड्रोलाइसिस शो करेगा और हाइड्रोलाइसिस का मतलब है वाटर से रिएक्शन, तो अंदर ही रिएक्शन होगी और Al2O3 और HCl साथ में बनने लग जाएगा, ठीक। अब अगर मान लो सपोज कीजिए हम ये चाहते हैं तो AlCl3.6H2 को सीधा गर्म करने पर हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और Al2O3 और HCl मिल जाता है। अगर हम ये चाहते हैं कि इसको डिहाइड्रेट कर दें तो सिंपल गर्म करने के बजाय हम इसको गर्म करेंगे इन द एटमॉस्फेयर ऑफ क्लोरीन गैस। उससे क्या होगा, द हाइड्रोलाइसिस इज प्रिवेंटेड एंड AlCl3 कैन बी ऑब्टेन। तो दिस सॉल्ट कैन बी डिहाइड्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस। मेटलर्जी में बॉक्साइट का जब हम लीचिंग करते हैं तो वहाँ पे एक मेथड आता है कि बॉक्साइट की रिएक्शन कार्बन और नाइट्रोजन से करा दी जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइड में, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और नाइट्राइड को अगर वाटर में डिसोल्व करवाया जाए तो नाइट्राइड कैन शो हाइड्रोलाइसिस। कैसे कि Al+3 + N-3 वाटर के साथ H+OH-, तो LOH3 और अमोनिया जो है प्रोडक्ट बन जाएंगे। और LOH3 को गर्म कर दूं मैं तो गर्म करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, प्योर एल्यूमिना, इसको हम बोलते हैं एल्यूमिना, ठीक है। तो ये प्रोसेस काम आता है मेटलर्जी के अंदर, ठीक है। यहाँ से हम सीधा यहाँ जो इम्प्योरिटीज है उनको यही हटा देते हैं और इससे हम प्योर एल्यूमिना लेकर और आगे जाके फिर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के एल्यूमिनियम मेटल ले लेते हैं। AlCl3 कैन फॉर्म ए डाइमर, तो सॉलिड स्टेट में ये डाइमर बना लेता है Al2Cl6। Al2Cl6 का स्ट्रक्चर देखें तो कैसे होगा कि AlCl3 के 2 मॉलिक्यूल मैंने बना दिए, ठीक है, और ये क्लोरीन अपने लोन पेयर को इसके साथ शेयर कर लेगा, ये क्लोरीन अपने लोन पेयर को इसके साथ शेयर कर लेगा। उससे क्या फायदा होगा
इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट होने से स्टेबल हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें देखूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 है, स्टेरिक नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा sp3। तो sp3 में अगर पूछा जाए, जैसे अगर AlCl3 पूछा जाए तो AlCl3 वेपर स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर में ऐसे बनाऊंगा और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, किसमें वेपर स्टेट में। लेकिन अगर ये सॉलिड स्टेट में आ गया और डाइमर बना दिया इसने, तो डाइमर में सॉलिड स्टेट में किस फॉर्म में होता है Al2Cl6 और हाइब्रिडाइजेशन वहाँ क्या होगा sp3, क्योंकि ये 4 से कनेक्टेड है यहाँ पर, तो 4 से कनेक्टेड यानी sp3। B2Cl4 का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये याद करने वाला पॉइंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर हम इस वाटर को हटाना चाहें और सिंपल हीटिंग करना चालू कर दें तो हाइड्रोलाइसिस होने लग जाता है, और हाइड्रोलाइसिस की वजह से दो कंपाउंड बनेंगे Al2O3, पहले बनेगा AlOH3, पर चूंकि अपन गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पे किसमें बदल जाता है Al2O3। तो हम इस वाटर को सिंपली गर्म करके नहीं हटा सकते, इसके लिए क्लोरीन का एटमॉस्फेयर होना जरूरी है इसको हटाने के लिए, ठीक है। अगर AlCl3 की वाटर से रिएक्शन करवाई जाए तो ये हाइड्रोलाइसिस शो करेगा, तो H+ और OH- इस पर अटैक करेगा और H+ इस पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा AlOH3। AlOH3 अगर पानी में बन रहा है तो इट इज इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड और वाइट कलर का PPT ये बनाता है, साथ में HCl बनेगा जो कि बाहर निकल जाएगी, ठीक है। क्या सॉल्यूशन में ही अपन बोले कि अगर मान लो ये सॉल्यूशन में रही HCl की फॉर्म में, AlCl3 वाटर में जो है दो तरह के आयन बनाता है, AlCl2 H2O4 प्लस AlCl4 H2O होल ट्वाइस माइनस। इन आयंस की वजह से इट इज हाईली कंडक्टिंग जब हम AlCl3 को वाटर में डिसोल्व करवा दें। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्शन विद NaOH। अगर हम AlCl3 की रिएक्शन NaOH से कराएं तो NaOH में OH- आयन पड़े हुए हैं और OH- इसके ऊपर अटैक करके सबसे पहले वाइट PPT बनाते हैं AlOH3 का। AlOH3 का वाइट PPT जो है इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो इस वजह से अगर मैं NaOH एक्सिस में डाल दूं तो OH- इस पे अटैक कर फाइनली इसे कन्वर्ट कर देता है AlOH होल माइनस कॉम्प्लेक्स में, और हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NaLO2, जिसको हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। चलिए ये कलरलेस सॉल्यूशन है, कलर हमें याद करना पड़ता है। अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की खासियत ये है कि NaOH में डिसोल्व होकर ये हाइड्रोक्साइड बना देता है, लेकिन बेरिलियम को छोड़कर बाकी सारे हाइड्रोक्साइड क्या होंगे बेसिक। और अगर मैं MgOH2 को फर्दर NaOH में घोलना चाहूँ तो ये बेसिक है और ये भी बेसिक है, तो ये दोनों आपस में कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो AlOH3 इसलिए रिएक्शन शो कर रहा है क्योंकि एम्फोटेरिक है, जबकि MgOH2 जो है वो प्योरली बेसिक है, तो बेसिक और बेस और बेस की रिएक्शन आपस में नहीं हो सकती। ये वाला जो क्वेश्चन है ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर हम NH4OH को अगर हम NH4OH से रिएक्शन कराएं तो हम इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसमें था क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम और जिंक को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम का क्लोराइड अगर NH4OH से रिएक्शन कराएं तो OH- इस पर अटैक कर क्या बना देगा AlOH3 का वाइट PPT। सेम चीज होती है जिंक के साथ, जिंक में आयन पड़ा हुआ है Zn+2 और NH4OH देगा OH-, ये दोनों मिलकर क्या बनाने लग जाएंगे ZnOH2 का वाइट PPT। अब इसकी खासियत ये है कि ZnOH2 का वाइट PPT NH4OH में घुल जाता है, जबकि AlOH3 इसमें नहीं घुल पाता है। उसका कारण ये है कि NH4OH जो है वो वीक बेस है, तो वीक बेस में इतनी ज्यादा संख्या में OH- नहीं होंगे कि वो इससे कंबाइन हो सके। NaOH अगर होता है इसकी जगह तो उसमें तो घुल जाता है ये, जैसे हमने इधर देखा कि AlOH3 को NaOH मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस में तो घुल जाएगा। लेकिन अगर हमने लिया है सपोज वीक बेस, तो वीक बेस में फर्दर डिसॉल्व नहीं होता है। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ZnOH2 को देखें हम, तो ZnOH2 NH4OH में घुल जाता है और इस फॉर्म में आ जाता है ZnNH3 होल 4 + 2।
तो अगर एल्यूमिनियम और जिंक को डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों हाइड्रोक्साइड को? NH4OH में डिसोल्व करा के। ZnOH2 घुल जाएगा, LOH3 नहीं घुलेगा। क्वेश्चन जेई में आया हुआ है कि अगर हम LCl3 को वाटर में डालें तो ये किस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन वहाँ था कि इनसोल्यूबल रहेगा या हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो आंसर वाज इट कैन हाइड्रेट इजीली, और हाइड्रेट इजीली का कारण ये है कि लेटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी। अब हम इसको कैसे समझ रहे हैं कि AlCl3 को जब पानी में हम डालते हैं तो सबसे पहला काम होता है इट डिसोशिएट इनटू आयंस, गैसियस आयंस, ठीक है। तो गैसियस आयन मिल जाएगा मुझे, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी काम आई उसे बोलते हैं लेटिस एनर्जी, और लेटिस एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि तोड़ने के लिए चाहिए रिक्वायर्ड एनर्जी। जब ये गैसेस आयन होंगे तो वाटर इनको सराउंड करेगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ L+3, इसको बोलूंगा हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl-। इस प्रोसेस को अगर करवाना है तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो दो एनर्जी का सम होगा नेट चेंज, लेटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी टोटल, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, क्योंकि 3 आयन का हाइड्रेशन करा रहा है अपन। अब ऐसा था कि इन तीनों का सम, मैं इसको सिंपल ऐसे लिख दूं कि लेटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव। हाइड्रेशन एनर्जी को मैं ऐसे लिख दूं कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ L+3 प्लस 3 हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl- आयन। अब न्यूमेरिकल डेटा ऐसा था कि इन दोनों का सम करें, ये तो पॉजिटिव था वैल्यू और ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज थी, न्यूमेरिकल था, तो रखने पर नेट चेंज आता था नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है मतलब प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब ये हुआ कि इट कैन हाइड्रेट इजीली, और हाइड्रेट इजीली का कारण हमने क्या बोला कि रिक्वायर्ड एनर्जी इज लेस देन रिलीज्ड एनर्जी, यानी लेटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये आसानी से पानी में घुल जाएगा, और पानी में घुल के किसकी फॉर्म में रहेगा? L+3 एक्वस Cl- एक्वस। इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड आयंस। तो इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड आयंस। इधर आगे आते हैं अपन। एल्यूमिनियम H2(6+3) अगर आयन पड़ा हुआ है पानी में तो ये H+ देकर इसमें बदलता है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? 6 इज इक्वल टू 6। तो ये डाइमराइज होकर बना लेता है L2 H2O होल 8 और यहाँ OH2। यार थोड़ा सा एकदम है इस फॉर्म में। अच्छा, आगे अगर हम AlCl3 की रिएक्शन करा दें LiH के साथ, लिथियम हाइड्राइड के साथ, तो ये लास्ट में बनाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो कई रिएक्शंस में हाइड्रेटिंग एजेंट के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम यूज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, क्योंकि इसकी खासियत क्या है कि ये H- दे सकता है, और H- इमीडिएटली किस में कन्वर्ट होता है? H2 में। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। आगे मैंने फार्मूला लिखा है पोर्टलैंड सीमेंट का। पोर्टलैंड सीमेंट होता है Ca3Al2O6, ठीक है। वैसे तो इसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे चूने का पत्थर, लाइम स्टोन को गर्म करते हैं सिलिका के साथ और एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के साथ। मतलब सिलिका होगा वहाँ पे, Al2O3 होगा एक कंपोनेंट, एक आयरन का ऑक्साइड होगा Fe2O3, और कैल्शियम ऑक्साइड होगा जो कि मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। तो इन सब कंपोनेंट को मिलाकर क्या बनता है? पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो उसकी जो हार्डनेस होती है वो इनकी वजह से होती है, Al2O3 और सिलिका की वजह से। एलम। एलम एक्चुअली क्या होता है? एलम होता है डबल सॉल्ट, यानी इसमें आपको दो तरह के सॉल्ट दिखाई देंगे। एक तो होगा सिंपल M2SO4 में, जिसमें मेटल कौन सी स्टेट में होना चाहिए? +1 स्टेट में। अब +1 स्टेट के आयन मोस्टली कौन से होते हैं? एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा जो आयन है, दूसरा सॉल्ट, वो M2SO4 होल 3 फॉर्म में है। इसका मतलब ये वाला मेटल होना चाहिए +3 स्टेट में, और साथ में 24 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ पोटेशियम और यहाँ लेता हूँ एल्यूमिनियम, तो इसको बोलते हैं हम पोटाश एलम। नाम इसका है, कॉमन नेम पोटाश एलम।
अगर मैं पोटेशियम रहने दूं और एल्यूमिनियम की जगह आयरन लगा दूं तो इसको बोलते हैं फेरिक एलम, ठीक है, जिसको डेली उसमें यूज में फिट करी भी बोलते हैं, ठीक है। तो फेरिक एलम जो है Fe2SO4 होल 3 अगर आ गया इसमें तो उसको फेरिक एलम। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 14 मीन्स कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं कार्बन इस ग्रुप में वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इनमें से कार्बन और सिलिकॉन दोनों दे आर नॉन मेटल्स, while germanium is metalloid and tin and lead are metals, ठीक है। तो ये दोनों नॉन मेटल हैं, मेटलॉइड, और ये दोनों मेटल। कार्बन के 3 एलोट्रोप पॉसिबल है नेचर में, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव, मीन्स कि इसका डिसइंटीग्रेशन होता जाएगा टाइम के साथ, और इसका हाफ लाइफ जो है यानी कि ये हाफ लाइफ रखता है 5770 ईयर्स, मतलब इतने समय के बाद ये आधा हो जाता है। अगर हम 10 ग्राम लेंगे तो इतने ईयर के बाद वो 5 ग्राम रह जाएगा। इट इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2Np2, यानी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन होगी +4 और साथ में +2। तो 2 तरह की स्टेट शो करता है कंपाउंड में, +2 और +4। जैसे फॉर द एग्जांपल CO एंड CO2। तो कार्बन यहाँ पे +2 स्टेट में है और कार्बन यहाँ पे +4 स्टेट में, ठीक। अब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ग्रुप में नीचे जाने पे स्टेबिलिटी +4 की कम होती जाएगी और ग्रुप में नीचे जाने पर स्टेबिलिटी +2 की बढ़ती जाती है। इसका मतलब कार्बन +4 इज मोर स्टेबल देन लेड +4। Carbon +4 is more stable than lead +4 and carbon +2 is less stable than lead +2। इसका मतलब lead +2 is more stable than lead +4। और इसी फैक्टर को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट कब रोल में आता है कि जब NH2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर दे। अगर ये पार्टिसिपेट करते तो 4 बॉन्ड ही बना सकता था क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर ये पार्टिसिपेट करना बंद कर दे तो केवल 2 ही बॉन्ड बना पाएगा, यानी कौन सी स्टेट में आएगा, +2। तो जब +2 में आ रहा है इसका मतलब ये पेयर काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट इज एक्टिंग लाइक ए इनर्ट पेयर। अब पेयर का डोमिनेंस जो है वो लास्ट वाले एलिमेंट में बहुत ज्यादा होता है, तो लेड +2 इज मोर स्टेबल देन लेड +4, तो स्टेबिलिटी +2 की ज्यादा है। अगर मैं Pb+4 स्टेट में कंपाउंड लूँ PbO2, यहाँ PbO2 में लेड कौन सी स्टेट में है, +4 में। अब चूंकि लेड +4 में है तो ये आसानी से किसे बदलना चाहता है, +2 में। आसानी से +2 में बदलना चाहता है, इसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो PbO2 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात हमें बोले कि अगर कोई भी एलिमेंट +4 स्टेट में है तो इसकी टेंडेंसी क्या है कि इट विल फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड बनाने का रीजन जो है वो हम कहाँ से समझते हैं, फजान रूल से, ठीक है। फजान रूल ये बोलता है कि अगर केटाइन बहुत छोटा हुआ तो E+4, इसके 2 चीजें बोल सकता हूं मैं कि इसका चार्ज ज्यादा है और साइज इसकी लेस है। जब किसी केटाइन का साइज लेस हो और चार्ज ज्यादा हो तो इसका मतलब वो पोलराइजिंग, उसकी पावर ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर मोर, और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी वो कंपाउंड में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो फजान रूल हमको समझाता है अबाउट कोवेलेंट कैरेक्टर इन दी कंपाउंड। तो अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि E+4 स्टेट में अगर मैं देखूं तो मोस्टली इट विल फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजेशन, एंड हाई पोलराइजेशन का कारण है चार्ज इज मोर एंड साइज इज लेस। और किसके अकॉर्डिंग है, फजान रूल के अकॉर्डिंग, फजान रूल। तो जो कंपाउंड है, जैसे फॉर द एग्जांपल मैं लूँ CO2 या मैं लूँ SiO2, दोनों में +4 स्टेट है, तो दोनों कंपाउंड कौन से हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। इसका मतलब ये आयंस में नहीं टूटेगा। CO2 और SiO2 दोनों कोवेलेंट कंपाउंड है और आयंस में ब्रेक नहीं करते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड होने का रीजन कि दोनों में
एलिमेंट +4 स्टेट में है, जो कि +4 में चार्ज ज़्यादा और साइज कम होने की वजह से हाई पोलराइजिंग पावर होगा एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूसेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोर अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। है कि E+4 स्टेट में अगर आयन है तो इट विल बी हैविंग हाई पोलराइजेशन या हाई पोलराइजिंग पावर और उससे कोवेलेंट कैरेक्टर हाई हो जाता है। तो अगर कंपाउंड अगर +4 स्टेट में है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा इन कंपेयर टू अगर कंपाउंड +2 स्टेट में हुआ। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयन पर उतना ही ज़्यादा साइज भी स्मॉल है इसका, और जितना साइज स्मॉल होगा एनायन को उतना ही पोलराइज करता जाएगा, और जैसे ही पोलराइजेशन होता है तो उससे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है E+4 इज मोर कोवेलेंट देन E+2। रेडियस के बारे में बात करें तो रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है कि नीचे जाने पे हमें पता है कि n की वैल्यू बढ़ती जाती है और रेडियस बढ़ता जाता है नीचे जाने पे, तो देयर इज नो एक्सेप्शन। आयनाइजेशन एनर्जी में ऐसा होता है कि नीचे जाने पे रेडियस बढ़ता जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। तो नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है, ये ऑर्डर हो गया आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ रहा है कि लेड इज हैविंग आयनाइजेशन एनर्जी मोर देन 10। तो लेड इज हैविंग मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन 10, उसका रीजन ये है कि लेड जो है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लेंथेनाइट सीरीज के जस्ट बाद में है, तो इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मोर अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मोर अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस एक और बात होती है कि नीचे जाने पे एकदम से 32 प्रोटॉन आ जाते हैं न्यूक्लियस में, और इतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली बाउंड इन कंपेरिजन टू 10। तो होना चाहिए था कि लेड को लास्ट नंबर पे आना चाहिए था, पर लेड आता है सेकंड लास्ट नंबर पे। उसका रीज़न हम ये दे सकते हैं कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बाद लेड जो है वो ज़्यादा अट्रैक्शन रखेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, निकालना डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द एक्सेप्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में ऐसा होता है कि नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है कि लेड आना चाहिए था लास्ट नंबर पे, लेकिन लेड आता है सेकंड नंबर पे, और इन तीनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए एक्सेप्शन। डेंसिटी के बारे में बात करें तो डेंसिटी नीचे जाने पे बढ़ती जाती है, क्योंकि उसका रीजन है एटॉमिक मास इंक्रीजेस। तो एटॉमिक मास, दो फैक्टर है एक्चुअली डेंसिटी में, कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो एक्चुअली मास इसको डिसाइड करता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं मास बढ़ता जाएगा, और मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे, तो मेल्टिंग पॉइंट जनरली ऐसा होता है कि नीचे जाने पे डिक्रीज होता है। उसका कारण यह है कि एटम जितना छोटा होगा उसमें दोनों एटम के बीच में अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और एटम जितना बड़ा होगा उसमें अट्रैक्शन उतना ही वीक होगा। तो जितना छोटा एटम है अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा है दो एटम के बीच में, तो उसको हटाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब उसमें भी एक्सेप्शन कौन सा आ रहा है कि लेड को सबसे कम आना चाहिए था, लेकिन लेड आता है सेकंड लास्ट नंबर पे। तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाने पे कोई एक्सेप्शन नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाने पर जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, कारण वही है, छोटा एटम होगा तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा दो एटम्स के बीच में, जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली जो है नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करता है। मेल्टिंग पॉइंट में इरेगुलरिटीज आती है जो कई सारे फैक्टर से एक्सप्लेन होती है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट को निकालने का तरीका अपन नहीं कर रहे हैं, पर नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट के लिए सिंपल रूल ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है ये है होगा कोहेरेंस, इसको अपन बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा कोहेसिव फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसे, कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा छोटा होगा कोहेसिव फोर्सेस उतने ही ज़्यादा होंगे, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो नीचे जाने पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। अपने बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर है कार्बन का।
उसका पहला रीजन तो ये है, मतलब पहला एक्सप्लेनेशन, कि कार्बन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी S4, यानी कार्बन एट मैक्स 4 ही एटम के साथ जुड़ सकता है या 4 ही बॉन्ड बना सकता है। केकुले प्रिंसिपल भी यही बताता है कि कार्बन केवल 4 बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, ठीक है। जबकि अगर अपन बाकी मेंबर्स के बारे में बात करें तो जैसे सिलिकॉन 6 फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो सकता है, जैसे SiF6-2 इज फाउंड इन नेचर। इसका मतलब ये 6 के साथ जुड़ रहा है तो कोवेलेंसी इसकी बढ़ सकती है, और मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 तक ही इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो अपनी कोवेलेंसी को 4 तक ही लिमिट रखता है, इससे आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन सिलिकॉन 6 बॉन्ड बना रहा है क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो रीजन हम ये देते हैं कि देयर आर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। दूसरा है कि कार्बन हैज मोर टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आसानी से बना लेता है, ठीक है ना। इनफैक्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बहुत सारे कंपाउंड है जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं, और उसका कारण क्या होता है कि कार्बन इज स्मॉल इन साइज, और जब एटम स्मॉल होगा तो वहां पे क्या होगा, देयर विल बी मोर ओवरलैपिंग, यानी ऐसा होगा कि कार्बन के जो 2 एटम हैं इनके ऑर्बिटल इतने पास होंगे कि वो आसानी से ओवरलैपिंग कर लेंगे। जबकि सिलिकॉन में क्या होगा कि अगर दूर दूर हैं क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इनके ऑर्बिटल आसानी से ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। तो छोटा होने की वजह से ऑर्बिटल पास है, और ऑर्बिटल पास है तो ओवरलैपिंग आसानी से हो जाती है, तो इट कैन इजीली फॉर्म डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन हैज ए यूनिक कैपेबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ठीक है। तो लॉन्ग चेन का एग्जांपल है, जैसे डायमंड मिलता है तो डायमंड में एक लंबी चेन हमें मिल जाती है इस तरीके से, ठीक। तो कार्बन लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज केटिनेशन प्रॉपर्टी। अब केटिनेशन प्रॉपर्टी का ऑर्डर ये है कि कार्बन हैज मोर केटिनेशन देन लेड। ऑफ केटिनेशन सबसे ज्यादा कार्बन का केटिनेशन है और सबसे कम लेड का केटिनेशन है। तो लॉन्ग चेन बनाने की कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा कार्बन के केस में है, ठीक है। कार्बन आसानी से डबल बॉन्ड बना लेता है, तो CO2 इज फाउंड इन द गैसियस स्टेट। CO2 गैस का स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं SiO2 का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बना सकता क्योंकि डबल बॉन्ड बनता ही नहीं है। और क्यों नहीं बनता है उसका रीजन हम यहाँ देख चुके हैं कि साइज अगर बड़ा होगा तो एटम दूर दूर होंगे और उसमें ओवरलैपिंग कम हो जाएगी, तो ओवरलैपिंग कम होने की वजह से ये डबल बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। तो ये लॉन्ग चेन की फॉर्म में मिलता है जो कि हम आगे देखेंगे। बस आज